Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture, we have discussed about the measurement of the peak value with capacitor voltage divider. And we have seen in the previous lecture that it is one of the accurate method to measure the peak value in spite of the measurement of the frequency, which is the main hindrance in the Chubb and Fortescue method. But in this method, there are again some difficulties in the measurement of the peak value. So that's why we modify it at one place or another, and still there are few errors which remain intact in the previous topic. In today's lecture, we are going to discuss about the measurement of RMS value by electrostatic voltmeters. In this topic, initially a mathematical derivation has been presented regarding the measurement of the RMS value, and after this the author has discussed about the electrostatic voltmeter for measurement of high voltages. So today we are going to discuss about this topic. The electric field produced by a voltage applied across a pair of parallel plane disc electrode separated by a dielectric will be uniform and perpendicular to the electrodes if the gap distance d is less than radius of curvature. तो अब सबसे पहले जो है वो ये बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हम लोग जो हैं जब भी कभी किसी पैरेलल प्लेट्स पे जो है या पैरेलल प्लेट डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड्स पे जो है वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो नतीजतन क्या चीज़ पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। अब वो फर्दर ये कह रहा है कि इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो है वो जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म है और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो भी थ्रू आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स और बिटवीन द टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स जो है वो भी यूनिफॉर्म है। आगे वो कहता है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय W of t which is equal to half CV square। अब यकीनन ऊपर वाले जगह पे हम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, बीच में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम थ्रू आउट द प्लेन यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर बन गया। तो जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो है वो उसके ऊपर वर्क परफॉर्म किया और उस वर्क परफॉर्म करने के नतीजे में जो एनर्जी स्टोर हुई है इस पैरेलल प्लेट के अंदर उसको उसने नाम दे दिया है कि भाई W of t जो है इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर के बराबर है, where V of t is the voltage applied and C is the capacitance between the plates. According to the Coulomb's law, a force of attraction will be experienced by the electrode system which will tend to reduce the spring S. वो ये कहता है कि भाई अब जब ये चीज़ हो गई तो कूलम्स लॉ के नतीजे में होता क्या है कि भाई इन दोनों इलेक्ट्रोड सिस्टम के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पैदा होती है और वो करती क्या है कि इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो स्पेसिंग है, डिस्टेंस है S, उसको वो कम से कम करने की जो है वो कोशिश करती है। तो यहाँ से थोड़ा सा जो है वो कंसेप्ट बन रहा है। हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज के नतीजे के अंदर वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हुआ और फिर उसके नतीजे में कूलम्स लॉ के तहत ये एनर्जी, ये वर्क कर क्या रही है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स जो है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। द टाइम डिपेंडेंट फोर्स F of t is obtained from the law of conservation of energy expressed as dW which is equal to FdS। अब dW क्या है हमारे पास, ये वो वर्क है जो कि परफॉर्म हुआ है टू स्टोर द एनर्जी बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। और कूलम्स लॉ के नतीजे के अंदर क्या हो रहा है कि भाई वो जो इलेक्ट्रोड है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, यानी कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और चेंज इन पोजीशन जो है वो अकर हो रही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि dw इज द इनपुट एंड एफ डी ऑफ एस इज द आउटपुट, या dw is the action and f of ds is the response, or we can say that it is the reaction. तो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से तो जो हमने इनपुट किया है वो आउटपुट के बराबर होगा, तो इसलिए हम लोगों ने dw प्लस एफ डी ऑफ एस जो है उसको इक्वल टू 0 कर दिया। एज्यूमिंग डिस्कनेक्शन ऑफ द वोल्टेज सोर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एफ ऑफ टी जो है वो हमारे पास क्या होगा, माइनस dw t डिवाइडेड बाई ds। इसी इक्वेशन को हमने इक्वेट किया है, हमारे पास ये वाली चीज़ जो है वो आ गई। अब हम लोगों ने क्या किया है कि w ऑफ t की वैल्यू जो कि हमारे पास हाफ सी वी स्केयर थे उसको यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब हम लोगों ने जो है वो ये देखा कि भाई हमारे पास जो है वो माइनस हाफ वी स्केयर इज द कांस्टेंट सोर्स है, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन c जो है ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई होकर इस फॉर्म में आई। अब हम लोगों ने ये देखना है कि c किसके बराबर है, कैपेसिटेंस किसके बराबर है। तो पता ये चला कि c इज इक्वल टू एप्सिलॉन a डिवाइडेड बाय s, वेयर a इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स एंड एप्सिलॉन इज द टोटल परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहाँ पे एप्सिलॉन से मुराद आप एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन r लेंगे। A इज द एरिया हो गया, S इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स हो गई। अब हमें C की वैल्यू को इस वाले फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो इसको डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है ये मॉडिफाई होकर सामने आ जाएगी। तो अब ये जो फोर्स है ये बेसिकली हमारे पास इंस्टेंटेनियस फोर्स है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज अट्रैक्टिव फोर्स FAV ओवर अ टाइम पीरियड T इज गिवन बाय दिस। तो एवरेज लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि भाई हम लोगों ने जो है वो इसको इंटीग्रेट कर दिया है फ्रॉम टाइम 0 टू t, एक टाइम पीरियड तक 0 से लेकर t तक। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 7.7 आ जाएगी। तब इक्वेशन 7.7 के अंदर हमारे पास 1/2 जो है कांस्टेंट फिगर है, एप्सिलॉन कांस्टेंट फिगर है, एरिया कांस्टेंट फिगर है, स्पेसिंग कांस्टेंट फिगर है। तो यहाँ से भी ये पता चला है कि RMS VRMS is being the RMS value of the alternating voltage, तो एवरेज फोर्स जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ द RMS वैल्यू से। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर जो है वो डेवलप किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये चाहते हैं कि हम लोग जो हैं वो मालूम कर सकें कि कितना कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो कितना मूव हुआ है। तो उसके लिए यकीनन क्या करना पड़ेगा कि व्हेन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज फ्री टू मूव, द फोर्स ऑन द प्लेट इज मेजर्ड बाय कंट्रोलिंग इट बाय अ स्प्रिंग और बैलेंसिंग इट विद अ काउंटर वेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जो हैं वो एक इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दें, एक इलेक्ट्रोड को वेरिएबल कर दें, तो जैसे ही पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे तो कूलम्स लॉ के तहत जो है वो मूवेबल इलेक्ट्रोड जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, और जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसके नतीजे में हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास कितना वोल्टेज आया था। हम RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज को जो है वो मेजर कर सकते हैं। For high voltage measurement, a small displacement of one of the electrode by a fraction of a millimeter to a few millimeter is usually sufficient. तो हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड की ज़रूरत नहीं है। मिलीमीटर के अंदर या फ्यू मिलीमीटर्स के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास जो है वो कितना RMS पीक वैल्यू जो है वो आई है। तो इस मैथमेटिकल डेरिवेशन और इस कंसेप्ट के तहत जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर को जो है वो डेवलप किया गया, जिसे फिगर 7.9 के अंदर जो है वो दिखाया गया। तो फिगर 7.9 के अंदर जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि दिस नंबर 1 इज बेसिकली द मूविंग इलेक्ट्रोड एंड नंबर 2 इज द फिक्स्ड इलेक्ट्रोड। और इस फिक्स इलेक्ट्रोड को जो है वो हम लोगों ने हाई टेंशन साइड के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिए, यानी कि जो भी पोटेंशियल हम मेजर करना जा रहे हैं उसको हम हाई टेंशन के साथ कनेक्ट कर देंगे, और उसके नतीजे में इस जगह पे जो है वो हमारे पास वर्क परफॉर्म होगा, एनर्जी स्टोर होगी, और वर्क परफॉर्म होने के नतीजे में ये इलेक्ट्रोड जो है वो टुवर्ड्स द हाई टेंशन साइड मूव करेगा एज पर द कूलम्स लॉ।
तो हम लोग बेसिकली इसके मूवमेंट को मेजर करेंगे। तो अब हम इसको जो है वो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखते रहते हैं। फिगर आपके सामने है, मैं पढ़ता रहता हूँ, आप इस फिगर को जहन में रखिएगा, तो हम लोगों को थोड़ी सी वर्किंग समझ आ जाएगी कि ये जो बाकी सारी चीजें लगी हुई हैं ये क्या काम कर रही हैं। तो स्टार्ट ऑफ द फिगर के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कहता है इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेन इलेक्ट्रोड्स 1 and 2। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 इज द मूवेबल इलेक्ट्रोड है एंड नंबर 2 इज द फिक्स्ड इलेक्ट्रोड है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस s। तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है उसको s से रिप्रेजेंट किया है। द इलेक्ट्रोड 1 इज मूविंग एंड द प्लेट 2 इज फिक्स। द हाई टेंशन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू प्लेट 2, ये भी हम आप लोगों को अभी बता चुके हैं, विच इज टू बी प्रॉपरली इंसुलेटेड। डेफिनेटली इंसुलेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, अदरवाइज जो भी बंदा इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, टेस्टिंग इंजीनियर इस पे वर्क करेगा उसकी जान को जो है वो खतरा होगा। आर्किंग, ग्राउंडिंग, कोरोना, ये तमाम इफेक्ट जो है वो फिर कंसीडर होंगे। द फिक्स गार्ड रिंग, तो ये नंबर 3 पॉइंट के ऊपर जो है वो हम लोगों को जो है वो गार्ड रिंग्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इन गार्ड रिंग्स का काम क्या है? सराउंड्स द मूविंग इलेक्ट्रोड, मूविंग इलेक्ट्रोड्स को इन्होंने कवर किया हुआ है टू एंश्योर दैट द फील्ड बिटवीन 1 and 2 इज यूनिफॉर्म। तो इसका काम क्या है कि इन 1 and 2 के दरमियान जो फील्ड है इसको यूनिफॉर्म रखना। एंड द कोरोना इज अवॉइडेड एट द एजेस, फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो डेफिनेटली कोरोना जो है वो नहीं होगा। The gap distance S is so adjusted that the electric field stress is equal to the safe working stress allowable in the dielectric medium, atmosphere, pressurized, compressed air, nitrogen, SF6। तो हम लोग जो हैं वो डिस्टेंस S को भी जो है वो इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस जो कि यहाँ पे पैदा हुआ है वो हमारे पास जो है वो किसके बराबर हो? सेफ वर्किंग स्ट्रेस के बराबर हो। Moreover, S should be much less than the curvature of the electrode, radius of the curvature। अब यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो है वो कम से कम होना चाहिए ताकि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म रहे। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले सकते। अ स्मॉल मिरर, अब ये आप लोगों को इस पॉइंट के ऊपर जो है वो एक छोटा सा शीशा जो है वो नजर आ रहा है, मिरर नजर आ रहा है। अ स्मॉल मिरर फिटेड ऑन द मूविंग सिस्टम। तो 4 पॉइंट पे हमारे पास मिरर है। ठीक है, अब डेफिनेटली ये वाला इलेक्ट्रोड जो है ये मूव कर रहा है तो इसलिए हम लोगों ने मिरर को भी किधर लगाया हुआ है? मूविंग सिस्टम के ऊपर लगा रखा है। आ लैंप, अब ये 5 नंबर पे आपको जो है वो लैंप नजर आ रहा है। एंड अ स्केल, और ये आप लोगों को स्केल नजर आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूट द इंडिकेटिंग सिस्टम। अब होगा क्या है कि जैसे ही ये मूवेबल आर्म जो है वो मूव करेगा तो डेफिनेटली जो लैंप से रोशनी आ रही है मिरर से टकरा के जो है वो इंस्ट्रूमेंट की मेजरिंग इंडिकेटिंग स्केल के ऊपर पड़ रही है। तो जैसे ही ये मूव करेगा तो ये रे जो है ये भी ऊपर या नीचे की तरफ जो है वो मूव करेगी। तो जितनी वो मूव करेगी उसके लिहाज से हम कैलिब्रेट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास जो है वो VRMS कितना था। द टॉट बैंड सस्पेंशन, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक टॉट बैंड सस्पेंशन है जो कि यहाँ पे उसने शो नहीं किया, लेकिन नंबर 7 जो है वो इंडिकेट कर रहा है, जो कि बेसिकली कर क्या रहा होगा? इसका काम ये होगा प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि जब एक मरतबा मेजरमेंट आ गई तब ये थोड़ी है कि इलेक्ट्रोड जो है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा, नहीं, वो ये जो टॉट बैंड होगा ये उसे दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आएगा। बेसिकली आप यूं समझ लें कि यहाँ पे एक हमारे पास जो है वो स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि उसको अपनी पोजीशन पे वापस लाएगा। द डैम्पिंग फोर्स इज ऑब्टेन्ड थ्रू 2 एयर वेन डैम्पर्स 8। तो ये जो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है 8 नंबर के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 अदद एयर वेन डैम्पर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो एयर वेन डैम्पर्स का काम जो है वो यही होता है कि अगर जो है वो एकदम से हमारे पास वोल्टेज आया या हमारे पास वोल्टेज आया और फिर कम हो गया तो ये ना हो कि ये एकदम से
फ़ौरन से जो है वो हाई टेंशन साइड पे चला जाए, नहीं, वो इसको जो है वो थोड़ा सा मेंटेन रखने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने कितना मूव कराना है स्केल के ऊपर, मिलीमीटर्स के अंदर, फ्यू मिलीमीटर्स के अंदर। तो ये जो डैम्पर्स हैं बेसिकली ये इसको जो है वो रेजिस्ट कर रहे होंगे। द रेंज the range of the instrument is changed by varying the gap separation S so that the electric stress is the same for the maximum voltage in any range। अगर हम लोग जो है वो इसकी रेंज चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सेपरेशन गैप S को भी जो है वो हमें वेरी करना पड़ेगा। There are many designs of electrostatic voltmeters to measure RMS values up to 600 kV. For AC voltage measurement, the RMS value is of minor importance for dielectric testing. Thus, the actual use of these instruments is restricted. While reducing equation 7.7, the value of dC divided by ds was taken to be constant. However, dC over ds depends upon the way in which the average force is translated into an indication. In general, dC by ds changes over the measuring range so that FAV and hence the deflection of the moving system no longer shows strict quadratic dependence. तो डेफिनेटली हम लोगों ने तो अभी ये है कि हम लोगों ने इस वैल्यू को जो है वो फिक्स कर दिया था, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो इस तरह नहीं हो रहा होता। एक्चुअल के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक डिपेंडेंस जो है वो नज़र नहीं आ रही होती। Electrostatic voltmeter usually have small capacitance of the order of few picofarad and high insulation resistance of the order of 10 raised to power 7 mega ohm. Hence, these instruments have an extremely high input impedance. These meters have an upper frequency limit of about 1 megahertz. तो ये जो टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के हवाले से है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक में तो आप लोग जो हैं वो मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं एनी टाइम वाया व्हाट्सएप और इन द डिस्कशन सेशन। और थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।